दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज स्टैटिक जीको को हमने सम्मिलित किया हूँ, जिसके विभिन्न क्वेश्चनों को मैं आज सम्मिलित किया हूँ जो टॉप 20 MCQ हैं, जो आने वाली वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। जैसे SSC है, NTPC है, BPSC है, रेलवे है, सुपर टेट है, जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए GS पोर्शन के अंतर्गत स्टैटिक जीको को सम्मिलित किया हूं, जो आगामी परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है कावेरी। तो दोस्तों अगर कहा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा वो है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखिएगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कहा है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र को आप लोग टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए कि ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है ये भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। जो किस दर्रे से होकर आती है याद रखिएगा यंगयाप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, यंगयाप दर्रे से होकर प्रवेश करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पहला है बुध, दूसरा है मंगल, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है शुक्र। तो दोस्तों कहा गया है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। क्या है? शुक्र। ये पृथ्वी की बहन भी है, पृथ्वी की बहन। अगर पूछा जाए पृथ्वी के नज़दीक कौन है तो याद रखिएगा शुक्र है। अगर कहा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध है, सबसे छोटा ग्रह। ये सूर्य के निकट ग्रह है। कौन सा है? सूर्य के निकट है। समझ में आ गया होगा। अगर कहा जाए ये गर्म ग्रह है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो याद रखिएगा यूरेनस है। कौन सा? यूरेनस या नेपच्यून। ठीक है। अगर कहा जाए सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं तो याद रखिएगा, पेज मिटा रहे हैं, याद रखिएगा सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो हैं शनि के। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के, याद रखिएगा। अगर कहा जाए कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है तो याद रखिएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो हैं इनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। बुध और शुक्र कोई भी उनके उपग्रह नहीं हैं। अगर बात की जाए कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं तो मंगल और बृहस्पति को याद रखिएगा। मंगल और बृहस्पति को याद रखिएगा, ये क्षुद्र ग्रह में इनकी गिनती होती है। समझ में आ गया होगा। ये सब परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, नोट करते चलिए साथ में। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपकी हमसे। ठीक है। तो ऐसे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके क्षुद्र ग्रह हैं तो मंगल और बृहस्पति को आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी?
पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है अकबर द्वितीय, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है कर्नाटक। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर कथकली और मोहिनीअट्टम की बात करेगा, मोहिनीअट्टम किसकी? कथकली और मोहिनीअट्टम की बात करेगा तो कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के डांस हैं? तो केरल राज्य के डांस हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोग 2 को सही लगाइएगा। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के राज्य के। ये भी काफ़ी पूछा गया सवाल है, इसको भी टिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी भाई बहन देख रहे हैं, देखिए तैयारी करते रहिए, तैयारी को मजबूत करिए, कंटेंट को लिखते चलिए। जो भी इम्पॉर्टेंट आपको, जो भी मैंने नोट करा रहा हूँ, एक कॉपी पे बनाइए और कंटेंट को लिखते रहिए। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाली परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। बीपीएससी टीआरई 1 से आया हूँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, जो मैं बिहार राज्य में शिक्षक के रूप में सेवा दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अपनी मेहनत को साकार करिएगा और हम जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, कंटेंट अच्छे से अच्छा देने का मैं प्रयास करूँगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो देखेंगे हम, पहला ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन है, दूसरा 61वां संविधान संशोधन है, तीसरा 42वां संविधान संशोधन है और चौथा 44वां संविधान संशोधन है। तो देखेंगे हम, इन सब की चर्चा कर लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। याद रखिएगा, क्योंकि मूल संविधान में भाषा की संख्या 14 ही थी और 21वां संविधान संशोधन जब आता है तो सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है, तब भाषा हो जाती है 15, और जब 71वां संविधान संशोधन आता है तो भाषा जोड़ी जाती है 3। याद रखिएगा उसकी ट्रिक, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और फिर 21 और 71 को जोड़ देंगे। फिर 92वां संविधान संशोधन आता है, उसके तहत 4 भाषाएं और जोड़ दी जाती हैं, तब भाषा की संख्या हो जाती है 22। उसमें भी आप लोग ट्रिक लगाइएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जो हैं आपके 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी जाती हैं। तो 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगला है 61वां संविधान संशोधन में क्या होता है? तो याद रखिएगा, वोट डालने की जो उम्र है 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगला है 42वां संविधान संशोधन में क्या होता है? तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें 3 जो है शब्द, नए शब्द जोड़े गए थे। याद रखिएगा, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। ये 3 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अगला संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। इसमें क्या होता है? संपत्ति का अधिकार हटा दिया जाता है। पहले मौलिक अधिकार में जो है संपत्ति का अधिकार जुड़ा हुआ था। बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से 7वां जो है मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया जाता है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। सारे संविधान संशोधन को मैंने बता दिया। 21 से 18 वर्ष कर दिया था 61वां संविधान संशोधन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाने वाला है, इसको भी टिक कर लीजिएगा, कहीं न कहीं आपसे टकरा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है
कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जीवी मालवंकर, तीसरा है भीमराव अम्बेडकर, चौथा है अन्य। तो दोस्तों अगर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करेगा तो याद रखिएगा जीवी मालवंकर है। ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं संसद के? 3 अंग। पहला कौन होता है? लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। एक आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, संसद के अनुच्छेद अगर आपको याद करना हो तो सरला से ट्रिक याद रखिएगा। कौन सी? सरला। ठीक है। सामान्य संसद, संसद किस अनुच्छेद में है? 79 नंबर में संसद, 79 में। राज्य हो जाएगा राज्यसभा, 80 में हो जाएगा। और लोकसभा कितने में है? 81 में हो जाएगा। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। तो सबके आपको याद हो गया होगा। संसद कितने में है? संसद के 3 अंग है, याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। संसद 79 में है, लोकसभा जो है 81 में है, राज्यसभा 80 में है और राष्ट्रपति 52 में है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष कौन थे पहले? तो जीवी मालवंकर जी थे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला है जी, दूसरा है जिम कॉर्बेट, तीसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है काजीरंगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो भारत का सबसे पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगर इसका पुराना नाम पूछा जाए तो इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 भी हो जाएगा। ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में है। अच्छा, उत्तराखंड राज्य से एक और बात याद रखिएगा, अगर कहा जाए फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है। अगर एक बात और याद रखिएगा, कहा जाए शांत घाटी कहाँ है, शांत घाटी कहाँ, तो याद रखिएगा शांत घाटी केरल राज्य में है। शांत घाटी कहाँ है? केरल राज्य में। समझ में आ गया होगा। अगर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो ये भी उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा जो है असम राज्य में पड़ता है। कहाँ है? असम। ये भी काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी टिक कर लीजिएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसका दूसरा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा है 1949, तीसरा है 1951 और चौथा है 1953। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला जो है संविधान संशोधन 1951 में होता है। कब? ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये भूमि संबंधी सुधार से संबंधित था। ठीक है। तब उस टाइम जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसमें कौन सा पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? इसके दोस्तों विकल्प जो हैं पिछले ही क्वेश्चन से मैच हो गए हैं, इन विकल्पों को काट दीजिएगा। डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। राष्ट्रगान कौन सा है अपने देश का? तो याद रखिएगा जन गण मन। जन गण मन किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक
राष्ट्रपति कौन रहे हैं? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू जी, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिएगा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रेजेंट टाइम की जो हैं राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर कहा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर कहा जाए सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे, जो बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। किस राज्य से? बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। सन 1950 ईस्वी से और 1962 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति रहे। सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा। सर्वप्रथम बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? पहला है जलाल, दूसरा है बैरम खां, तीसरा है फरीद खां और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा शेर शाह के जो बचपन का नाम है वो फरीद खां था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? पहला है रेटिनॉल, दूसरा है थायमीन, तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड और चौथा है कैल्सीफेरॉल। तो याद रखिएगा ट्रिक, कभी भी विटामिन के नाम अगर रासायनिक नाम पूछे जाएं तो याद रखिएगा ट्रिक है एक, रथ एक टाफी है, रथ एक टाफी है। रथ माने होता है रेटिनॉल, विटामिन ए से हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब एक हो जाएगा। था माने थायमीन, विटामिन बी की कमी से होता है। बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। एक माने हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। ये किसका हो जाएगा? विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा। तो याद रखिएगा विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। अगर पूछा जाए सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो याद रखिएगा विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन डी पाया जाता है। अगर पूछा जाए खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो खट्टे फलों में जो है विटामिन जो है सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सी। इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप लोग चैनल देख के मत घबराइए, इसमें ऐसा ऐसा धमाका होने वाला है कि आप लोग याद रखिएगा कंटेंट कहीं ना कहीं आपको टकराएगा और आपको जीत दिलाएगा। इसलिए चैनल से जुड़िए और चैनल को लाइक करिए और अपने सपने को साकार करिए। अगला क्वेश्चन है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा है सेरीकल्चर, तीसरा है विटीकल्चर और चौथा है वर्मीकल्चर। दोस्तों चारों विकल्पों का मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। वर्मीकल्चर में क्या होता है? केचुआ की खेती होती है, केचुआ, ठीक है, केचुआ की खेती होती है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा, अंगूर की खेती। अगर सेरीकल्चर में की बात करेगा तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन होता है, रेशम पालन। अगर एपीकल्चर की बात करेगा तो मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। वर्मीकल्चर में केचुआ का खेती करेंगे, विटी में अंगूर की खेती करेंगे, सेवी में रेशम कीट पालन का पालन करेंगे और एपी में मधुमक्खी पालन करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? पहला है सौर मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल। अगर पूछा जाए सबसे निचला मंडल कौन सा होता है तो होता है क्षोभ मंडल, ये निचला मंडल होता है। अगर कहा जाए मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं
तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है। अगर कहा जाए हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। सबसे ठंडा मंडल की बात करेगा तो मध्य मंडल हो जाएगा। अगर कहेगा ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक समझ में आ गया होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समझ में दोस्तों आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है विशाख दत्त, चौथा है महादेवी वर्मा। तो दोस्तों कहा जाए मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो याद रखिएगा विशाख दत्त जी की है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं की बात करेगा तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ है? औरंगाबाद जिले में है। कभी कभी राज्य का नाम न देकर जिले का भी नाम दे देता है, इसलिए आपको औरंगाबाद को याद रखिएगा। औरंगाबाद जिला में महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। ये भी काफ़ी बार सवाल को पूछा गया है, इसलिए इसको भी लगा के रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे टकरा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यक्ष गीत लोकगीत जो है किस राज्य का है? पहला है गुजरात, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखिएगा यक्षगान जो है ये कर्नाटक राज्य का है। कहाँ का है? कर्नाटक का यक्षगान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर इसका सही जवाब दूसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी और सी और चौथा विटामिन डी। तो दोस्तों अगर जल में घुलनशील की बात करेगा तो एक ट्रिक याद रखिएगा WBC। W माने होता है वाटर और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी को याद रखिएगा। कभी आपका लाइफ में सवाल नहीं गलत होगा, इससे अगर पूछ लिया एग्जामिनर ने तो WBC का नाम क्लिक करिएगा। W माने होता है वाटर और BC माने जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी। से ऑप्शन नंबर आप लोगों का तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी और सी हो जाएगा। अगर यहीं पर बात की जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो याद रखिएगा कीड़ा ट्रिक याद रखिएगा। कीड़ा मतलब A, D, E और K, ये जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन हैं। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K, कीड़ा को याद रखिएगा, आपका जवाब सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि चैनल जो क्लास बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चनों को ढूंढने में ऐरा गैरा नथु खैरा क्वेश्चन मैं नहीं लाता हूँ जो आपको माथा ठनक जाए। तो इसलिए कंटेंट देखिए, समझिए और इसको नोट करिए और अपने कंपटीशन को मजबूत करिए और माता पिता का सपना साकार करिए, लगे रहिए और जीवन को अपने अच्छे बनाइए। इसी के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।